सो हे गाइस, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टॉपर्स टॉक, जिसमें हम टॉपर्स के इंटरव्यू लेके उनका एक्सपीरियंस और उसकी प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे। सो आज हमारे पहले टॉपर है यश पत्की, जो बाय हार्ट टीचर भी है, मेरे रूममेट भी है और ही इज़ टीचिंग सिंस फॉर लास्ट ईयर्स। सो देखते हैं उसने आईआईटी छोड़ के सीयूईपी में क्यों एडमिशन लिया, तो जानते हैं इस वीडियो में। सो गाइस, वेलकम बैक टू द मैक्सटॉन सीयूईपी चैनल। हम लाइव है अभी सीयूईपी हॉस्टल से और हमारे साथ है टॉपर यश पत्की। तो प्लीज़ आप अपना इंट्रो दीजिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम यश पत्की है। मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ और सीईटी में मुझे पीसीएम कैटेगरी में मुझे 99.45% थे। तो ये था इनका छोटा सा इंट्रो। प्लीज़ आप अपनी ब्रांच बता दीजिए। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से हूँ, फ्रॉम सीईटी। ओके, तो क्या आप अपने मार्क्स एंड परसेंटाइल बता सकते हैं? सीईटी 2024 में मुझे 99.45% थे एंड टोटल मार्क्स हुए 166 आउट ऑफ 200। ओके, सो मैं आपकी जर्नी के लिए कुछ क्वेरीज पूछना चाहूँगा जो कमेंट्स आए हैं मैं कि आपके 11th और 12th की प्रिपरेशन कैसी थी? क्या आप सिर्फ बोर्ड्स रिलेटेड करते थे या सीईटी जेईई भी किया था? 11th और 12th में बेसिकली मोर फोकस तो मेरा जेई और सीईटी पे ही था। मेरा सीईटी भी नहीं, मोस्टली मेरा जो फोकस था वो जेई ओरिएंटेड ही रहा है। बोर्ड्स की प्रिपरेशन मैंने बोर्ड्स के 2 मंथ्स पहले से स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उसमें बहुत लॉन्ग आंसर्स लिखने होते, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो 11th-12th में मोस्टली जो सिलेबस और ये कंटेंट जो पढ़ा था वो जेई रिलेटेड है, जेई ओरिएंटेड था। सो आप जेईई फोकस ज़्यादा थे सीईटी फोकस से? हाँ। तो आपने ड्रॉप ईयर लिया था जैसे कि आपने बताया, तो ड्रॉप ईयर में आपने कैसा स्टडी किया? क्या आपने सेल्फ स्टडी किया या कोचिंग लगाया कुछ? 2023 में मैंने 12th पास किया और 2023 में मैंने पहली बार जेडब्ल्यूई और सीईटी दोनों एग्जाम किए थे। उसके बाद डिसाइड रिजल्ट ना मिलने के कारण मैंने सोचा था कि मैं 1 ईयर ड्रॉप ले लूँ। तो उसके बाद मैंने ड्रॉप लेने के बाद 2024 में फिर से एग्जाम दिया था। तो ड्रॉप ईयर में मेरी जर्नी मोस्टली सेल्फ स्टडी पर ही बेस्ड थी। वैसे तो पूरे 3 साल मैंने सेल्फ स्टडी से ही अपनी प्रिपरेशन की है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ड्रॉप ईयर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस और इस पर ज़्यादा फोकस किया था, जो मेरा पहले ईयर में ना हो पाया था। अच्छा, ठीक है। सो क्या आप हमारे ऑडियंस को बता पाएंगे कि आपने कौन से बुक्स यूज किए थे, आपने कौन से बुक्स रेफर किए थे सीईटी के लिए? सीईटी और जेई दोनों के लिए मैंने ऐसे कुछ सेपरेट रेफरेंस बुक्स नहीं रेफर किए थे। मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज की बुक्स खरीदी थी। जेई और सीईटी दोनों के जो प्रीवियस ईयर्स थे उसकी सिर्फ बुक रेफर की थी, और मैंने कोई भी ना ही मैंने एच सी वर्मा और जो भी बड़े बड़े ऑथर्स एम एस चौहान जो किताबें होती है मैंने उनको नहीं रेफर किया था, एटलीस्ट फॉर मेंस की प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, तो आपने पूरा सेल्फ स्टडी ही किया था नोट्स के जरिए? और ठीक है। सो हमारे जो आगे आने वाले जो सीओईपीएन से या जो एमएसटी सीईटी एग्जाम देने वाले, उनको आप इम्पोर्टेंट चैप्टर्स इन सब्जेक्ट क्या बता पाएंगे? मतलब कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है? अगर जेडब्ल्यूई मेंस के लिए देखें तो मोस्टली जो सिलेबस होता है वो बहुत ही मतलब 80-20 रूल जिसे कहते हैं। 20% ऑफ द सिलेबस कवर्स 80% ऑफ द वेटेज ऑफ द पेपर। तो बहुत ही कम ऐसा सिलेबस होता है जो कवर करने पर आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे फिजिक्स में अगर देखा जाए तो टॉप 5 चैप्टर्स रोटेशनल डायनामिक्स, रे ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनामिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड केमिस्ट्री में देखा जाए तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, थर्मोडायनामिक्स एंड जीओसी। ये 5 चैप्टर है जो केमिस्ट्री में मोस्टली पूछे जाते हैं। एंड मैथ्स में देखा जाए तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी यूनिट एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। सो ठीक है। सो मैं आपको एक ये पूछना चाहूँगा कि जो सीईटी के एस्पिरेंट्स होते हैं उन्हें मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो क्या वो कैलकुलस स्किप कर सकते हैं? ऐसे वो सवाल पूछते रहते हैं मुझे भी कमेंट्स में, तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये जो सवाल है ना कि कैलकुलस स्किप कर सकते हैं कि नहीं, ये एक्चुअली में डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम से आप कितना दूर हो। अगर आप एग्जाम से अभी 4-5 महीने भी अगर दूर हो तो आप आराम से कैलकुलस अच्छे लेवल तक प्रिपेयर कर सकते हो। स्किप करने का कोई सवाल ही नहीं आता। अगर आपको एग्जाम को सिर्फ 1-1.5 महीना ही बाकी है या 2 महीने ही बाकी है और अब तक आपने कैलकुलस नहीं पढ़ा या फिर बहुत ही कम पढ़ा है, तो उस मोमेंट पर कैलकुलस के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज
या ऐसा कंटेंट जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो करना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, ना कि पूरा सिलेबस को फिर से रिवाइज किया जाए या फिर से जीरो से पढ़ा जाए। लेकिन जेई की प्रिपरेशन और या फिर सीईटी की प्रिपरेशन में अगर एग्ज़ाम को 4-5 महीने बाकी है तो कैलकुलस को मैं तो नहीं चाहूँगा कि स्किप किया जाए, क्योंकि कैलकुलस के सिर्फ कुछ ही चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टफ माने जाते हैं या फिर जिनको कॉन्कर करना बहुत टफ हो जाता है, जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया या फिर इंटीग्रेशन यूनिट हो गया। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो वो 2-3 महीने में नहीं हो सकता। तो आप चाहे तो वो चैप्टर्स एक लिमिट के बाद स्किप कर सकते हो, लेकिन पर्सनली मैं तो नहीं कहूँगा कि आप कैलकुलस यूनिट स्किप करो। अच्छा, सो ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। तो मैं और एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हमारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो उनको ये सवाल बहुत रहता है कि हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए दिन में, तो उस पर आपका क्या रहेगा सोल्यूशन? देखिए, मेरा कैसा था कि मेरे एक्चुअल ईयर में, मतलब जब मैं 11th और 12th में था, तब मेरे तीनों सब्जेक्ट्स कभी भी एक दिन में कभी भी ये नहीं हुए थे, मतलब मैं तीनों को एक दिन में टैकल नहीं कर पाता था। इसलिए मैंने एक शेड्यूल बना लिया था कि मैं एक दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स को ही पढ़ूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मंडे को फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर ट्यूसडे को केमिस्ट्री मैथ्स, फिर से मैथ्स फिजिक्स, ऐसे। लेकिन ड्रॉप ईयर में मुझे पता चला कि अगर आपको एक्चुअल में अगर पेपर में तो तीनों सब्जेक्ट साथ में आने हैं, तो क्योंकि तीनों सब्जेक्ट साथ में आने तो आपको तीनों सब्जेक्ट्स में माइंड शिफ्ट करना आना चाहिए। जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन से आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन पे चले गए, केमिस्ट्री से मैथ्स पे चले गए, फिर वापस केमिस्ट्री पे आ गए। तो ये माइंड शिफ्ट करना, अपना टेम्परामेंट शिफ्ट करना बिटवीन मल्टीपल सब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए जनरली तो मैं यही कहूँगा कि आप इक्वल टाइम दो तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन आप अगर चाहो तो मैथ्स को ज़्यादा टाइम दे सकते हो, क्योंकि मैथ्स की डिफिकल्टी और मैथ्स प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा डिमांड करता है। इसलिए आप चाहो तो मैथ्स को ज़्यादा समय दे सकते हो, क्योंकि वो डिफिकल्ट थोड़ा ज़्यादा है। वो डिफिकल्ट साइड थोड़ा ज़्यादा होता है। और ये भी सवाल आता है कि कुछ जो बच्चे हैं उन्हें मतलब बहुत दिक्कत होती है कि मतलब क्वेश्चंस अगर सॉल्व नहीं हो गए तो उनको टेंशन आता है, फिर कैसे करें आगे का। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? अगर देखा जाए क्वेश्चन ना बनने की बात, तो वो एक प्रोसेस होता है। आप ऐसा नहीं समझ सकते कि आपने क्लासेस अटेंड कर ली या थ्योरी पढ़ ली और आपको क्वेश्चंस या डीपीपी या पीवाईक्यूज इंस्टेंटली सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो एक प्रोसेस होता है। आपको वो एक प्रोसेस समझकर अपना माइंडसेट ही ऐसा स्टूडेंट को बनाना चाहिए कि वो एक प्रोसेस समझकर उसे बस पास करना है। जैसे कि मान लो कोई चैप्टर है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको बस प्रोसेस समझ के उसको इग्नोर करना है। बस क्वेश्चंस ट्राई करते रहने हैं और जो क्वेश्चंस नहीं आ पा रहे उनको वापस से एनालाइज करना है, उनके सॉल्यूशंस को एनालाइज करना है। ऐसा करने से मोस्टली जो होता है अपना धीरे धीरे जो है वो माइंडसेट बिल्डअप होता है, और एक समय बाद आपको पता नहीं चलेगा, ग्रेजुअली आपको उस चैप्टर में आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अगला सवाल मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आपकी 12th की परसेंटेज कितनी थी? 12th में मुझे 85% ही थे। 12th में मुझे 85% ही थे, क्योंकि मैं जनवरी अटेम्प्ट तक मैं अपने जेई की प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था। मैंने बस पूरा मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा फोकस था वो जेई पे था, जेई मेंस पे था। इसलिए मेरा बोर्ड्स का परसेंटेज थोड़ा कम हो गया, लेकिन ठीक है 85%। तो आपने जैसे कहा कि आप जेई ओरिएंटेड थे, सीईटी भी कर रहे थे और 12th बोर्ड्स का भी था, तो आपको कुछ लगता है कि 12th बोर्ड्स का जो सिलेबस है और जो पढ़ाई है आपने की वो सीईटी के कुछ रिलेटेड है या कुछ ऐसा? या ऑब्वियसली जो है कि सिलेबस जो है वो सीईटी और बोर्ड्स का ऑलमोस्ट 90-95% जो है वो कोइंसाइड करता है। लेकिन बस फर्क जो आता है वो क्वेश्चन पूछने के टाइप में आ जाता है, क्योंकि आपको बोर्ड्स में थियोरेटिकली लॉन्ग आंसर्स लिखने पड़ते हैं, हालांकि सीईटी में आपको एमसीक्यू टाइप पेपर रहता है। तो आपको सीईटी के लिए और बोर्ड्स के लिए अलग सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग बुक्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस सीईटी में क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो ट्रेंड है वो एमसीक्यू टाइप की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और बोर्ड्स के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और लॉन्ग थ्योरी आंसर लिखने की आदत होनी चाहिए। अच्छा, ये बहुत सही बात कही आपने। सो अगर सीईटी आपको कर रहे हो, आप सीईटी के एक्सपीरियंस हो, तो आपको बहुत मतलब नीडेड होता है कि मॉक टेस्ट दे आप। तो आप मॉक टेस्ट का मतलब कौन सा सोर्स आप प्रेफर करना चाहेंगे कि मॉक टेस्ट के लिए कौन सा सोर्स या साइट ऐप कुछ? मॉक टेस्ट के लिए अगर देखा जाए, वैसे तो
बहुत सारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में भी मॉक टेस्ट और इसका ये सब आपको अवेलेबल होता है, लेकिन पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगा कि PW एंड मैथॉन वो ये 2 चैनल्स हैं जिससे मैंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट रेफर किए थे और उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। वो बहुत ही सिलेबस और डिफ़िकल्टी लेवल ओरिएंटेड थे, ऐसा नहीं था कि बहुत टफ पूछ रहे हैं बहुत आसान पूछ रहे हैं, वो एग्जैक्ट रेलेवेंट दैट्स राइट। एंड ये भी सवाल आता है कि जो बेस्ट टाइम होता है मॉक टेस्ट देने के लिए, वो बेस्ट टाइम आप क्या प्रेफर करेंगे कि इसी समय देना चाहिए यार? देखिए, आपको थ्रू आउट द आपके प्रिपरेशन ईयर आपको ये पढ़ते टेस्ट देते रहना चाहिए, क्लास टेस्ट या फिर टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज टेस्ट तो देते ही रहना चाहिए। लेकिन एक बार आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाए तीनों सब्जेक्ट का, उसके बाद आपको मतलब वो जनरली एग्जाम के 1 से 1.5 महीने पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। और उस आखिरी के 1-1.5 महीने में आपको सिर्फ रिवाइज करना है और मॉक टेस्ट देना है, रिवाइज करना है और मॉक टेस्ट देना है, बस यही। तो मॉक टेस्ट तो मैं यही रेफर करूंगा कि फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जिसे हम कहते हैं, वो एग्जाम एक्चुअल एग्जाम डेट के 1-1.5 महीने पहले से स्टार्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, ये अच्छा बात करी आपने। सो अभी जैसे कि सितंबर चल रहा है और MHT CET अभी 7-8 महीने में ही है, तो इज इट स्टिल पॉसिबल टू गेट इनटू CEP इफ वी स्टार्ट स्टडी फ्रॉम नाउ? या अगर ऑनेस्टली पूछा जाए तो 7-8 मंथ्स काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट टाइम होता है कि CET जैसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो पिछले 1-1.5 साल से और आपने अगर शिद्दत से JEE की प्रिपरेशन की है तो CET में आपको ज़्यादा टफ नहीं जाएगा। CET की डिफिकल्टी लेवल काफ़ी कम होती है मेंस के पेपर से। लेकिन 7-8 महीनों में अगर आप देखोगे तो बीच में काफ़ी बार ऐसा होगा कि दिवाली भी आ रही है और काफ़ी वैकेशंस भी आ रहे हैं, तो एक्चुअल में 7-8 महीने तो है, लेकिन उसमें से 2-3 महीने आप वैसे ही हटा दें, तो 5-6 महीनों में आप आराम से, अगर आपने शिद्दत से सिलेबस और क्वेश्चन लेवल ओरिएंटेड अगर आपने प्रिपरेशन करी, तो बिल्कुल आसानी से आप COEP पुणे का कट ऑफ आराम से क्लियर कर लेंगे, क्योंकि CET बहुत टफ एग्जाम है नहीं और वो होती भी बोर्ड एग्जाम्स के 1-2 महीने बाद है। तो वहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम का टेंशन नहीं रहता, आप टेंशन फ्री होकर 2 महीने फुल फोकस CET पर रख सकते हो। तो इसीलिए मैं तो ये मानूंगा कि COEP पुणे 5-6 महीने में या फिर 7-8 महीनों में आज से तो काफ़ी अभी शुरू किया तो फिर भी एस्पिरेंट्स COEP में आ सकते हैं, तो ये आपको बहुत बड़ा पॉइंट है। और फिर ये सवाल आता है कि अब जो स्टूडेंट्स टेस्ट देते हैं, मतलब एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, मतलब फाइनल एग्जामिनेशन या फिर मॉक टेस्ट देते हैं, तो उसकी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट उसमें कैसा होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके सॉल्यूशन निकाल पाए? अगर JEE मेंस की हम बात करें तो JEE मेंस में क्योंकि मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके पास 3 आवर्स का टाइम है तो 3 आवर्स में से लगभग आप 1 आवर फिजिक्स को दीजिए, लगभग ट्राई करिए कि 40 to 45 मिनट्स में केमिस्ट्री खत्म हो जाए, और 1 आवर 15 मिनट्स से ज़्यादा आपको मैथ्स को लगेगा ही लगेगा। मैथ्स की डिफिकल्टी लेवल और लेंथीनेस ऑफ द पेपर काफ़ी बढ़ चुका है अभी, इसलिए मैं तो यही मानूंगा कि 1 घंटे में फिजिक्स और 45 मिनट्स में केमिस्ट्री और लगभग 1 आवर 15 या 1 आवर 30 मिनट्स में आपका अपने मैथ्स को टारगेट करना चाहिए। और पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो मैंने सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी हमेशा से मैं अप्लाई करते आ रहा हूँ कि राउंड वाइज पेपर को सॉल्व करना। सबसे पहले पूरा पेपर में जो देख के आपको ऐसे क्वेश्चंस लगते हैं जो देख के हो जाएंगे, जो आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक, जब पहले से कर चुके हो या फिर उस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले कहीं सॉल्व किया हुआ है और जिसमें कैलकुलेशन बहुत लंबी नहीं जा रही है, ऐसे क्वेश्चंस को आप फर्स्ट राउंड में सॉल्व करें। फिर वापस से फर्स्ट क्वेश्चन से आप ऐसा 1-2-3 राउंड बार जब आप करेंगे तो आपको दिखने लगेगा कि आपको कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा। अगर आप पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो आप जनरली बच्चे फिजिक्स कौन सा ऑर्डर रखे ये पूछते हैं कि फिजिक्स पहले, केमिस्ट्री पहले, मैथ्स पहले। मैं तो ये बोलूँगा कि आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट से पहले स्टार्ट करो ताकि आपका एक फ्लो डेवलप हो पेपर में। और आपको जो सब्जेक्ट टफ लगता आ रहा है उसको आप पहले ना उठाए तो बेटर है, नहीं तो आपका मोमेंटम खराब कर सकता है। तो बस मैंने तो यही अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी। सो ये सवाल मेरे को तो बहुत दिनों से मुझे ये सता रहा था कि आपने COEP क्यों चूज़ किया? अगर आपको IIT और NIT जैसे टॉप कॉलेजेस मिल रहे थे, फिर भी आपने COEP क्यों चूज़ किया उनके ऊपर? जैसे कि मुझे
आईआईटी भिले मिल रहा था, लेकिन मुझे पहले से मुझे ओल्ड आईआईटीज का ज़्यादा क्रेज था। मैं चाहता था कि मैं ओल्ड आईआईटीज में जाऊँ, लेकिन क्योंकि मेरा एडवांस में स्कोर कुछ उतना अच्छा नहीं रह पाया, इसलिए और मुझे थोड़ा लोअर आईआईटी मिल गया, तो मैंने सोचा कि न्यू आईआईटी की बजाय सीयूईपी पुणे, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी लेगेसी है, 150 इयर्स की लेगेसी है, इसलिए मैंने यही सोचा कि सीयूईपी पुणे बेटर ऑप्शन रहेगा। सो हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कही सीयूईपी के बारे में। सो और एक बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि उनको प्रिपरेशन के टाइम बहुत लेजी फील होता है, या फिर बहुत नींद आती है पढ़ाई करते वक्त, या फिर तो उसमें एनर्जेटिक कैसे रहे ऐसे सिचुएशंस में? एनर्जेटिक रहने का मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो सोल्यूशन होगा लेजीनेस को हटाने का, तो मैं तो यही समझूंगा कि आप थोड़ा सा टाइम अपने सिलेबस और इससे हटाकर थोड़ा मेडिटेशन पर लगाइए, क्योंकि मेडिटेशन भले ही कितनी भी बोरिंग या फिर कैसी भी चीज़ लगे, लेकिन मेडिटेशन एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी हेल्प करता है। मैंने भी बहुत महीनों तक मेडिटेशन स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, ताकि आप अपने सिलेबस, अपना गोल की तरफ स्टिक रहे, और आप विदाउट एनी लेजीनेस और विदाउट एनी लेजेंस आप अपने सिलेबस और प्रिपरेशन को जारी रख पाए, क्योंकि ये जर्नी बहुत बड़ी है। 2 साल तक आपको प्रिपरेशन करना है। एक साल या 6 महीने की ये जर्नी है नहीं कि आप कुछ थोड़ी मेहनत पढ़ लेंगे और फिर आपका हो जाएगा। आपको 2 साल कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको कुछ ऐसे मेडिटेशन और ये सब करना पड़ेगा। सो दैट मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये सर ने बहुत अच्छी बात कही है। सो मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि सोशल मीडिया जो आज के जनरेशन में बहुत ज़्यादा ही हो रहा है कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक और यूट्यूब पे शॉर्ट्स जो देखते रहते हैं, तो सोशल मीडिया कैसे इफेक्ट करता है, या फिर यूज़ करना चाहिए इस प्रिपरेशन के टाइम पे, या कुछ क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए, सोशल मीडिया तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रैक्शन रहता है जनरली 11th 12th और प्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसको वो किसी भी एज लेवल के एज ग्रुप को वो अट्रैक्ट कर सकता है। और 11th 12th के बच्चे बहुत ही चंचल रहते हैं, उनका मन एक जगह पर फिक्स रहना, सिर्फ पढ़ाई करते रहना, ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बेस्ट तो ये रहेगा कि आप अपना मतलब मन से थोड़ा स्ट्रांग हुए, उस चीज़ से जितना दूर रह पाए, मोबाइल से जितना दूर रह पाए, वही बेटर रहेगा। आप जितना अपने स्टडीज़ को इंटरेस्टिंग बनाना शुरू करेंगे, तो आपको बाकी चीज़ें बोरिंग लगने लग जाएंगी। मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट है। ये बात है कि अगर आप इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं तो आपका अटेंशन स्पैन भी बहुत कम हो जाए। आजकल के बच्चों में जैसे मैं देख रहा हूँ कि अटेंशन स्पैन इतना कम हो रहा है कि वो 2 मिनट भी लेक्चर ऐसे देखते रहेंगे तो फिर उसका ध्यान भटकने लग जाता है, किसी और तरफ सोचने लग जाता है। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, फिर पूरी पढ़ाई नहीं हो पाती, मतलब बेसिक से हो जाता है, फिर लास्ट 2 मंथ्स में उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? मतलब उनकी जैसे पढ़ाई हो चुकी है तो लास्ट 2 मंथ्स में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए, अगर एग्जाम को सिर्फ 2 महीने ही बाकी है तो मेरे हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटेजी तो यही रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ उन चैप्टर्स पर फोकस करें जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, रैदर देन कि वो पढ़ रहे हैं जो ज़्यादा टफ है या ज़्यादा आसान है। जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, जिसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल नॉलेज होना, कि पेपर में किस चैप्टर से कितने % क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, ये आपको याद होना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जेई और सीईटी जैसे एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जितना इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना पढ़ते हो, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप कौन कौन से चैप्टर्स छोड़ते हो, क्योंकि जेई मेंस और सीईटी दोनों बहुत ही सिलेबस ओरिएंटेड एग्जाम्स है। आपको बहुत ही लिमिटेड सिलेबस पढ़ना पड़ता है, उसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हमेशा से आए हैं। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि लास्ट 2 मंथ्स में आप सिर्फ उन चैप्टर्स पर फोकस करें और रिवीजन पर फोकस करें जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उन एग्जाम्स में। ओके, सो हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है जो मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर, आर PYQs इनफ फॉर MHT CET? अगर MHT CET की बात करें तो बिल्कुल PYQs इनफ है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि PYQs इनफ क्यों है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से CET के मल्टीपल शिफ्ट्स हो रहे हैं। मतलब हर साल एक मतलब 5-6 दिन एग्जाम्स चलता है, उसमें भी डे शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट के पेपर्स अलग अलग होते हैं।
हर शिफ्ट में लगभग 50 क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको बहुत ही बड़ा क्वेश्चन सेट मिल जाता है। सिर्फ अगर आप सिर्फ पिछले 5 साल की भी बात करो तो वो इतना बड़ा क्वेश्चन सेट है। और सीईटी, हालांकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं ज़्यादा, लेकिन सीईटी का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न पिछले 5-6 सालों से नहीं बदला है। वो उस अप्रोच में ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे वो पहले पूछते आ रहे थे। तो इसलिए मैं तो यही समझूंगा कि आप पीवाईक्यूज करना बिल्कुल इनफ है, लेकिन आप कम से कम 5 से 6 साल की पीवाईक्यूज पिछले आपको आपके रेडी होनी चाहिए, विदाउट एक भी पीवाईक्यू छोड़े। थैंक यू सर। और जो आने वाले एस्पिरेंट्स है 2025 के या 2026 के, उनको आप क्या सजेशंस देना चाहोगे? हाँ, तो 2025 और 2026 सीईटी या फिर जेई के एस्पिरेंट्स, उनको सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने स्टडीज से स्ट्रिक्ट रहे, अपने टाइम टेबल से स्ट्रिक्ट रहे। कितना भी हो जाए आपको अपने टाइम टेबल से हटना नहीं है। आपको सिलेबस ओरिएंटेड, स्टैटिस्टिकली, स्ट्रेटेजिकली और टाइम मैनेज करके आपको अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। बीच में बोर्ड्स भी आएंगे, बीच में जेई एग्ज़ाम भी आएगा, फिर जो जेई का सेकेंड अटेम्प्ट भी आएगा, उसके बाद सीईटी होगा। तो आपको बीच में काफ़ी अच्छा खासा टाइम नहीं मिलने वाला है 2025 एस्पिरेंट्स को इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। तो आप जितना जल्दी आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं उतना बेटर रहेगा, ताकि आप जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीशन मोड से रिवीजन मोड और प्रैक्टिस मोड पे शिफ्ट हो सकें। तो थैंक यू सर, दैट्स आवर टॉपर यश पत्की एंड दिस इज आवर चैनल मैक्सटॉन सीयूपी। और अगर आपको कोई भी सवाल होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।